अपने प्रिपरेशन के जिस्ट आप बताएं कि उसमें दो तीन चीज़ आपको बतानी हो एस्पिरेंट को, तो आप क्या बताओगे? और इकोनॉमिक्स मैम उसके लिए स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के लिए एक ये यूट्यूब पे वीडियो आती है, जैसे नॉन सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से। आई थिंक 4 महीने में तो हो जाएगा। और जो मैम सीरियस हैं, जो पहले ही ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर तो चुके हैं, उनके लिए क्या मैं ये टिप्स होगा? कहना चाह रही हूँ के लिए मैगजीन, जैसे कि बहुत सारी मैगजीन आती है ये नहीं, आप बताएं, आपने जो यूज किया तो कौन से सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए? विधानसभा में भी बहुत सारे कोट्स बोले जाते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप उस चीज़ को पिकअप करिए, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। देखिए, घंटे कभी मैटर नहीं करते पढ़ाई के लिए। मीन्स आप टारगेट सेट करिए। कभी फ़ोन इंस्टाग्राम में आप चले गए, कभी कहीं चले गए, तो ये सब चीज़ें नहीं। मैम और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ काजल राज मैम हैं। 67 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था अक्टूबर में, तो उसमें मैम का सिलेक्शन एसईओ के पोस्ट पर हुआ है। मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैम से इनकी जर्नी जानेंगे। और इस वीडियो का पर्सपेक्टिव ये है, मकसद ये है कि जैसे कि अब आप सभी जानते हैं कि 70th बीपीएससी जो है 30 सितंबर को होने वाला है, और जो मेंस होने वाला 69th का वो नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में फर्स्ट वीक में होगा। तो अब इसकी तैयारी तो आप लोग मोटा मोटी हो चुकी होगी मेंस को लेकर, लेकिन प्रीलिम्स में जो आप एस्पिरेंट हैं, इसमें 2-3 कैटेगरी में एस्पिरेंट आते हैं। एक सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं। बहुत लोग ऐसे जो पहले से मैम डिसाइड किए होते हैं कि वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और अब अभी जो डिसाइड करने वाले उनके लिए क्या करना है। तो मैम अपनी टिप्स, अपनी जर्नी, अपना कंटेंट, अपना बुक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगी, जिससे आप लोगों की 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसमें एक तरीके से उसका आइडिया वो हो कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो मैम सबसे पहले फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थोड़ा सा मैम ब्रीफली अपने बारे में बता दें आप पहले। मेरा नाम काजल राज है। मैं बीपीएससी 67 में सब इलेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई बेतिया से की है। मैं बेतिया ज़िले की रहने वाली हूँ, और मैंने बीटेक किया है और फिर एमटेक किया है एमआईटी मुजफ्फरपुर और एनआईटी अगरतला से। तो ओके, तो मैम ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन वगैरह क्या रहा है? थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का, क्या मोटिवेशन और जुड़ा कि आप फिर सिविल सर्विसेज में आई? मेरे फैमिली में ऐसे अभी तक इतना कोई नहीं गया है, खास करके लड़की में। और हम 3 बहनें हैं, मेरा भाई नहीं है। तो फिर मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी ने हमेशा ही पढ़ाई पे हमारे ध्यान दिया है। और फैमिली बैकग्राउंड की बात रही तो मेरे जो पापा है वो समाहरणालय में कार्यालय परिचारी के पद पे काम करते हैं। तो बचपन से ही मेरा मोटिवेशन वहीं से रहा है कि मैं भी ऐसा तो नहीं समाहरणालय आती होंगी तो वहाँ पे एसपीडीएम का ऑफिस था, तो नहीं मैं देखती थी वहाँ पे। मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी कि जैसे पापा बताते थे कि वहाँ पे डीएम ऑफिस में वो आते जाते थे, उनका हमेशा ये सब चीज़ें बताते थे। तो मुझे बचपन से ये चीज़ें अट्रैक्ट की है कि मैं सिविल सर्विसेज में तो जाऊंगी ही, लेकिन फिर मैंने 12th के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद एमआईटी बीसीईसी का एग्ज़ाम होता था, उसके थ्रू मैं एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन हो गया। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग कर ली। फिर मैंने जॉब भी छोड़ी है बीटेक के बाद। और कोविड के टाइम में मैंने एमटेक किया है। फिर एमटेक के बाद से ही मैंने एमटेक सेकेंड ईयर से ही मैं ये डिसाइड कर ली कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बीपीएससी की तैयारी करनी है। तो तब से ही मैं तैयारी करती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट है ये मेरा, और मैं अभी ओके। और एक बात बता दूं कि मैम का जो है कि 68th का भी इंटरव्यू है, जो जनवरी में स्टार्ट हो रहा है 8 से 14 तक, और फिर 69th का मेंस भी है, जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें मैम अपीयर होंगी। सो मैम आपसे 2-3 ऐसे चीज़ें मैं आपसे पूछूं कि अपने प्रिपरेशन के जिस्ट आप बताएं कि उसमें 2-3 चीज़ आपको बतानी हो एस्पिरेंट को, तो आप क्या बताओगे पूरी जर्नी में? जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला, क्या रहा था वो 2-3 चीज़ें? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे जाना है, तो फिर आप देयर इज़ नो गोइंग बैक। ठीक है, तो आप इसके लिए एकदम कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए। और सबसे पहले आप चीज़ों को इकट्ठा करिए कि आपको क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट या फिर जो भी चीज़ है आप उसको एक अरेंज्ड वे में रखिए। और टारगेट बनाइए, जैसे छोटे टारगेट्स हो सकते हैं, बड़े टारगेट्स भी हो सकते हैं। और टारगेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने 3 दिन का टारगेट बनाया है कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, तो आप उसको एनी हाउ किसी भी कोई भी ऑब्स्टेकल है आपको उसको कवर करना ही है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो मैम, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सीरियस और नॉन सीरियस 2 एस्पिरेंट होते हैं। सीरियस लोग में वो आ जाते हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें
30 सितंबर को प्रीलिम्स में अपीयर होना है। और नॉन सीरियस में होंगे कि जो पहले से डिसाइड किए भी हैं लेकिन उनको ढूल मूल की रीति है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से तरीके से, और उन्हें भी 30 सितंबर को अपीयर होना चाहिए। या फिर इसमें ये भी हो सकते हैं कि नॉन सीरियस कैटेगरी में और रख सकते हैं कि इस साल हो सकता है उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और अभी से वो डिसाइड किए कि हमें पढ़ाई करनी है और हमें 70 देना है। तो पहले हम आएंगे नॉन सीरियस वाले पे कि नॉन सीरियस में जो एस्पिरेंट है अब वो क्या करे। जैसे 10 महीने मोटा मोटी उनके पास टाइम है, किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे जो नॉन सीरियस लोग हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहला फोकस आप प्रीलिम्स पे कीजिए और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपके पास बुक लिस्ट होती हैं आप बुक लिस्ट के साथ चले मैम। जैसे कि ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, तो ये सब अगर आपके पास टाइम है तो ये सब चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। प्लस अभी का जो जैसे बीपीएससी ने लेवल अप किया है, 69 प्रीलिम्स में दिखा था। हाँ, तो अभी के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बगैर अब मुश्किल है ये चीज़ें। तो 6 to 10 के एनसीईआरटी पढ़िए और ज्योग्राफी वगैरह के लिए 11-12 का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले सारे सब्जेक्ट का 6 से 10th, हाँ 6 to 10 पढ़िए। और 11-12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं 11-12 की एनसीईआरटी। और जो ट्रेडिशनल बुक्स है वो तो आपको फॉलो कर रही है, और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है क्योंकि चीज़ें बहुत डायनेमिक वे में पूछी जा रही है। मैम जैसे कि आपने बताया कि स्टैंडर्ड बुक, एडवांस बुक, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट हो गया। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, हाँ हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, पॉलिटी के लिए, जियोग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज करिए 11th और 12th की। 11th एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाना, जियोग्राफी उतने में हो जाएगा। हाँ उतने में हो जाएगा आपका। और ऑनलाइन सोर्सेज तो बहुत हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मींस आपको ऑनलाइन सोर्सेज बहुत हेल्प करेंगी। और इकोनॉमिक्स मैम, उसके लिए स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के लिए एक ये यूट्यूब पे वीडियो आती है मृणाल सर की, वो बहुत अच्छी है। और बजट और जो सर्वे है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सर्वे जो देखना है, बिहार का बजट सर्वे देखना है, दोनों ही देखना है, बिहार और इंडिया दोनों का देखना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो ये आपको देखना ही देखना है। और मैथ्स के लिए है कि आप जो भी प्रीवियस पीवाईक्यूज है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप उतना भी कर लेंगे, मीन्स जब से पूछा है शुरू किया है तब से अभी तक उतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है। ओके सो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि एनसीईआरटी पहले कर लें, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ें, एडवांस बुक, तो कितने महीने एनसीईआरटी फिर एडवांस कैसे उसको करें? थोड़ा टाइम स्टेप में हो जाए तो ज़्यादा जैसे कि आप जैसे नॉन सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से। आई थिंक 4 महीने में तो हो जाएगा बिल्कुल ये चीज़ें। हाँ एनसीईआरटी प्लस जो मेन, क्योंकि उनको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 4 महीना प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। फिर आप उसके बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। लिखना, क्योंकि लिखना बहुत मायने रखता है इस एग्ज़ाम के लिए खास करके, क्योंकि 64 पेजेस हैं लिखने के लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है। तो फिर लिखने का जो प्रैक्टिस, मतलब मोटा मोटी 1 साल समय मिल रहा है, तो इसमें प्रीलिम्स का कवर करके और उसमें लिखे भी, हाँ, जो एनसीईआरटी पढ़े हैं हाँ, उसी के बेस्ड पे मेंस का भी क्वेश्चन देखें। हाँ मेंस का भी। और उसके बाद रही बात, फिर आपका प्रीलिम्स है 30 सितंबर को। तो आपको पता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है प्रीलिम्स के लिए, तो वो आप उसको कितने दिनों में कवर कर पाएंगे। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं। तो फिर वहाँ से मेंस का स्टॉप करके आप प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर और जो मैम सीरियस हैं, जो पहले ही ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लिखते रहिए, मेंस का प्रिपेयर करते रहिए, मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करते रहिए। भले वो अब चीज़ें रिलायबल नहीं रही हैं, लेकिन आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उनको भी सॉल्व करिए। अच्छा, यूपीएससी क्वेश्चन भी? हाँ, क्योंकि अभी तो बहुत डायनेमिक हो गया है। जैसे कि करंट कंटेक्स्ट, मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि यूपीएससी क्वेश्चन में डाल दे बीपीएससी? नहीं, मतलब डलता तो है अभी 68 का जैसा पैटर्न है, तो वो तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि पीवाईक्यूज से नहीं होने वाला है अब। तो उसके लिए और करंट के कंटेक्स्ट से एड अप होके हर चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे कि पॉलिटी ही हो गया, तो अभी क्या चल रहा है, जैसे इलेक्शन का है, तो इलेक्शन के लिए आप जो अभी के कंटेक्स्ट में क्या चल रहा है उसको ऐड करके आप पढ़ते रहिए, इलेक्शन कमीशन और ये सब चीज़ें हैं। तो करंट के लिए मैम कोई मैगजीन वगैरह सजेस्ट करना चाहोगे या फिर न्यूज़पेपर ही जो आपने मतलब यूज किया था उसका क्या? करंट के लिए मैगजीन, जैसे कि बहुत सारी मैगजीन आती है। ये नहीं, आप बताएं आपने जो यूज किया। मैंने तो स्पीडी यूज़ किया था, फिर दृष्टि का भी यूज़ किया था, जो करंट अफेयर्स का कुछ आता है। और न्यूज़पेपर तो मैंने रेगुलर ही पढ़ा था। न्यूज़पेपर इज़ मस्ट,
वो आपको फॉलो करना ही करना है। उसके बिना फिर मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको आइडिया होती है कि क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप अपने आंसर को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में मैम कौन सा एरिया पे ज़्यादा फोकस करना होगा, एडिटोरियल पे? हाँ, एडिटोरियल पे भी आपको फोकस करना है। एडिटोरियल पे अगर आप फोकस करते हो तो जैसा कि अभी ऐसे का पैटर्न चला है, ऐसे लिखना ही है, तो आपको ऐसे लिखने में आसानी होगा। आपके पास बहुत सारे टर्म्स होंगे लिखने के लिए, मीन्स आप अपना ऐसे को इन्हांस कर सकते हैं ऐसे लिखना। मैम जैसे कि ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है 68th में भी था ऐसे ना, हाँ वहाँ से जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ है, आप लोग ऐसे लिखे हो, ठीक है, तो 68 जैसे कि आपका इंटरव्यू है, तो ऐसे को कैसे आप लोगों ने, क्योंकि एकदम बिल्कुल नया था, यूपीएससी में तो बहुत पहले चला आ रहा है, तो कौन से सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ऐसे के लिए? जैसे कि कोई बताता है कि उसके लिए कोट्स वगैरह, उसके बाद में फिलोसफिकल ऐसे होता है, हिस्टोरिकल ऐसे होता है, तो उस किसे कैसे उस पर कमांड करे एस्पिरेंट? जैसे कि ऐसे तो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था प्रिपेयर करने के लिए, तो कोट्स की बात है तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी डायरी आप अपने पास रखिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कहीं भी कोई भी मैगजीन पढ़ते हो या कुछ भी है, तो जो भी आपको अच्छी लगे या फिर जो आपको लगे कि आपके ऐसे में हेल्प कर सकती है, तो उसको आप नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन कर लेना उसको, लाइक वो पॉकेट में रखिए, छोटी सी डायरी, उसको अपन बैग में पॉकेट में रखना है हमेशा। हाँ, और जो भी आपको कोट्स लगे कि हाँ रिलायबल है वो चीज़ें, तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए और एक बार कभी कभी उसको पढ़ते रहिए, तो वो क्या होगा कि वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। और जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि इन्वायरमेंट पे हैं, एजुकेशन पे हैं, ये सब जो ऐसे ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और मेरे पास कम टाइम था तो मैंने किया था कि जैसे कि यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं तो उनके एसेज होते हैं बहुत सारे, नेट पे मिल जाएंगे आपको। मिल जाता है। आप जो बेस्ट एसेज होते हैं वो डले होते हैं, आप उनको पढ़िए एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे यूपीएससी में भी एसेज पूछे जाते हैं, तो वहाँ के आप टॉपिक्स उठाइए, लिखना स्टार्ट करिए। फिर यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है, वहाँ तो बहुत पहले से ही है। हाँ, तो वहाँ से टॉपिक्स ले सकते हैं। और जैसे बिहार स्पेसिफिक जो एसेज हैं, जो कि कोट्स हैं, जो बहुत लोगों को समझ भी नहीं आती हैं, जैसे मैंने 68 में दिया था तो 50% बच्चों को जैसे कुछ भोजपुरी भोजपुरी मैं कुछ मैथिली टाइप में से कुछ था। मैथिली तो एक ही था, लेकिन 3-4 था वो भोजपुरी था। मूस मोटे ये लोढ़ा हुई, हाँ, मैंने उस पे ही लिखा था, मूस मोटे ये लोढ़ा होइए ना हाथी ना घोड़ा होइए। तो मेरा भोजपुरी बैकग्राउंड है तो मुझे वो चीज़ समझ आ गई। फिर मछली वाला भी था कुछ, पानी में मछलियाँ नौ कुटी बखरा, तो ऐसे बहुत लोगों को नहीं समझ आया था। तो आप उसके लिए क्या करिए कि बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, भोजपुरी कोट्स के कुछ 25-30 कोट्स मिल जाएंगे, आप उनको समझिए, जो कि वेल पॉपुलर है। हाँ, पॉपुलर है, आप उनको समझिए और लिखिए। और विधानसभा में भी बहुत सारे कोट्स बोले जाते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग कुछ कुछ बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप उस चीज़ को पिकअप करिए, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ से पिकअप करिए, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जी मैम, एक बात और मैं पूछूँ आपसे कि जैसे 10 मिनट टाइम है जी, तो अभी कितने घंटे स्टूडेंट पढ़ाई करे? मतलब देखिए घंटे कभी मैटर नहीं करते पढ़ाई के लिए। मीन्स आप टारगेट सेट करिए, ठीक है, उसको आप जैसे मैं 5 दिन का टारगेट सेट करती थी पढ़ने के लिए कि 5 दिन में मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। 2 दिन क्या होता था आपका? 2 दिन में रिवीजन करती अच्छा, 2 दिन थी। रिवीजन, हाँ। अच्छा। 5 दिन का मैं टारगेट सेट करती थी, तो उसमें क्या होता था कि मुझे जैसे कोई चीज़ कवर करनी है, पर डे का डिसाइडेड रहता था। पहला डे अगर मुझे ये चीज़ें करनी है तो मुझे उसके लिए 14 घंटे भी लगे तो मैं पढ़ लेती थी। 14 घंटे, 8 घंटे भी लगे तो फिर वो भी, मतलब जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं आप एकदम फोकस्ड पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हैं और फिर कभी फ़ोन इंस्टाग्राम में आप चले गए, कभी कहीं चले गए, हाँ। तो ये सब चीज़ें नहीं। मैम और कुछ टेक्निकल सवाल है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि होता ये है कि इंजीनियर लोग इसको बखूबी समझते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हो, इंजीनियर इसको बहुत अच्छे से टैकल भी करते हैं, बहुत स्मार्टली। वो ये पूछते हैं कि आप उनसे जाए तो ये पूछे कि हम लोग याद करते हैं तो याद नहीं होता है, हम ज़्यादा समय तक उसको, तो बेसिकली वो रिवीजन कहीं ना कहीं खेल होता है जी। तो किस तरीके से उसको एस्पिरेंट पढ़ें कि वो ज़्यादा समय तक याद रहे, उसको रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए कि ज़्यादा समय तक, मैंने जो पढ़े, जो बुक्स पढ़ रहा है, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, तो भूलें नहीं, ये कैसे होगा? उसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है, मल्टीपल रिवीजन। और आप बिल्कुल, अगर आप बीपीएससी को अपने आप को सोच रहे हो कि आपको बीपीएससी करना है, तो आप फुल्ली डेडिकेट हो जाइए उसके लिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए और न्यूज़पेपर्स पढ़िए। तो उसमें आपको
इंटरेस्ट भी आएगा कि हर दिन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो एक सीक्वेंस में चला जाएगा, वो मेमोराइज मैम होता रिवीजन रहेगा। जैसे आपने कहा कि मेमोराइज हो जाएगा, तो वो रिवीजन का पैटर्न, जैसे आज मैंने कोई टॉपिक्स पढ़ा, जी। उसको कब पढ़ना है फिर? अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा है ना, आप वीक में एक दिन रखिए आप रिवाइज करने का, और आप उन पूरे दिन सारे पढ़ेंगे उसको रिवाइज करना? अच्छा, पूरे दिन का अगर है तो आप मतलब रात में, जैसे मैं पढ़ती थी, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है पढ़ने का, कोई दिन में पढ़ना चाहते हैं, कोई रात में पढ़ते हैं, तो वो मैटर नहीं करता है कि जब आपको जब भी लगे आप पढ़िए। तो मैं जैसे दिन में पढ़ती थी, फिर मैं रात में रिवाइज कर लेती थी, जैसे 10 बजे से 12 बजे तक, ऐसा 2 घंटे मैं पूरे दिन का रिवाइज कर और लेती फिर थी। जो 5 दिनों पढ़ी होती थी उसको 2 दिन पढ़ हाँ, लेते फिर थे, उसको समाप्त सैटरडे कर लिया संडे। उधर, हाँ सैटरडे संडे, और कुछ बहुत टाइम बचा बढ़िया तो मैं idea एंजॉय भी कर ली फिर। अच्छा तो कहीं ऐसे ही घूमने चलता फिरने है। एंजॉयमेंट भी हो गया। सो मैम आपका लास्ट मैसेज क्या होगा जो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं? मैं लास्टली ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने सोचा है कि आपको बीपीएससी करना है, तो फिर आप एकदम लग जाइए इसमें, और फिर पीछे नहीं देखना है कि मुझसे नहीं होगा। बहुत लोगों को लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कभी भी अपने आप को कम एसेस मत कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को कम एसेस करते हो, उस दिन आप सच में कम हो जाते। तो हमेशा आप अपने आप को ऊपर देखिए, हमेशा आप जो बनना चाहते हैं आप वही सोचिए, फिर आप फाइनली वही बन जाओगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ईश्वर से विश करता हूँ कि आपके जो ड्रीम पोस्ट अभी रहे हैं वो आप अचीव करो, और आगे यूपीएससी वगैरह देने का ख्याल हो ही रहा होगा मन में कहीं हाँ ना है, कहीं। मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया लेकिन करूँगी। तो यूपीएससी में आप प्रॉपर आईएएस बनो, वो भी आप क्रैक करो। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मैम।